वेलकम बैक माय डियर व्यूअर। आज कुछ और फैक्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हाँ, आज की क्लास में आपको यह भी बताऊंगा कि बॉयज़ का जन्म कैसे हुआ, टेंस का जन्म कैसे हुआ। ये सब कुछ आज की क्लास में आपको मिलेगा। तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा था, वो आप क्लास नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप अरेंज कर लीजिए। जैसे आपके दिमाग में पड़ा है कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो काम करता है क्या वो सब्जेक्ट नहीं बनता है? बोलो, बनता है कि नहीं बनता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। यानी इस दुनिया में सब कुछ सब्जेक्ट का काम कर सकता है, पर उसका यूज थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपको इजी समझाने के लिए इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सब्जेक्ट हमारा, आप कह सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला, यानी फर्स्ट डेफिनेशन आपके हिसाब से देता हूँ। जैसे आप कहते हो कि जो काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। तो काम करने वाले को पता क्या कहते हैं? डूअर। क्या कहेंगे? डूअर। समझ में आया? अब एक बात बताओ, जो डूअर होगा वो लिविंग भी होगा। भाई, जो डूअर है वो लिविंग भी है। जिंदा प्राणी ही तो काम करेगा ना, तो जो डूअर है वो लिविंग है। तो इसका मतलब वो लिविंग भी होगा। अब सर कहोगे, सर समझ में नहीं आया। देखो एग्जाम्पल देखो, यहीं जैसे मैंने अभी कहा था पिछली क्लास में, राम आम खाता है। अब बोलो, राम इसमें डूअर था कि नहीं था? काम कर रहा था आम को खाने का, कर रहा था ना। तो वही डूअर और लिविंग यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहीं से आपका एक चैप्टर इंग्लिश का जन्म ले लिया, जिसे हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टेंस के नाम से। तो जो डूअर होगा, जो लिविंग होगा, वो सब आपका आएगा टेंस में। किस में आएगा? टेंस में। और टेंस जो होता है, उसी टेंस को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो बताओ, ये बात समझ में आई? टेंस का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? यानी इस दुनिया में जो भी लिविंग है, डूअर है, उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए टेंस का यूज किया जाएगा, और सभी टेंसेस को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि सर जो नॉन डूअर है, क्या वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा? जैसे इसी सेंटेंस में हम यहाँ लिख दें, आम खाया जाता है। तो बताओ, आम यहाँ कुछ काम कर रहा है? वो तो बेचारा खप रहा है, वो कहाँ काम कर रहा है? तो क्या ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा? बनेगा। यही तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा सुधारना है। जो गलत कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिए हैं, उन्हीं को सबको क्लियर करना है। तो जो अभी तो नॉन डूअर कहोगे ना आप, क्योंकि काम नहीं कर रहा है। जो काम करता है उसको क्या कहा था? डूअर। और जो काम नहीं करता है वो नॉन डूअर। सिंपल। तो सेकंड पार्ट में हमने यहाँ कह दिया कि नॉन डूअर है। अच्छा, नॉन डूअर होगा, वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। नॉन लिविंग। अच्छा, लिविंग भी कभी कभी नॉन डूअर हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो जब अपना काम आप स्वयं नहीं करते हैं, किसी और से करवा देते हैं, तो लिविंग होके भी आप नॉन लिविंग जैसे हो जा रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें सीखना क्या है? मुद्दा तो इसका है। तो यहाँ सीखने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, क्या हो? नॉन डूअर, तो वह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बनेगा। किस में बनेगा? पैसिव वॉइस में। तो यहाँ से आपका एक जो चैप्टर जन्म लिया है, वो लिया है पैसिव वॉइस।
आप लोग अभी तक जो पढ़े हो ना, वो सब कुछ सरेंडर कर दो, तभी आप सीख पाओगे। अगर उसमें रिसर्च करोगे नहीं सीख पाओगे। तो टेंस कब कहोगे? जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर है। क्या है? डूअर है। तो ऐसी स्थिति में वो हमारा टेंस में बनाया जाता है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर है, क्या है? नॉन डूअर है, तो वह सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। आपके गुरुजी ने बताया होगा वॉइस हमारी दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। गलत कॉन्सेप्ट टोटल। जो टेंस होता है वह स्वयं में एक्टिव वॉइस होता है। तो वो प्रकार कहाँ हो गया उसका? समझ में आ रहा है ना? इधर आओ। ये जो पैसिव वॉइस है इसका निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो सेंटेंस होते हैं उनका सब्जेक्ट जिसमें नॉन डूअर रहता है, अंग्रेजी तो उनकी भी बनानी है ना, तो उनकी जब अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो वो हम पैसिव वॉइस में करेंगे। अच्छा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है बता दूं? आज के बाद आजीवन के लिए आपका ये फिनिश हो जाएगा जो इसका टेंशन है ना पैसिव वॉइस का। अभी देखो, पैसिव वॉइस में एक बात रट लो, ऑलवेज B3 आता है। क्या आता है? V3। तो लो B3 लिख दिया। अब जब B3 लिख दिया तो B3 की एक और कंडीशन है, B3 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती है। समझ में आया ना? यानी B3 और B4 को भी यहीं जोड़ दो, एक एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज ले लो। B3 और B4 ये कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। अगर कोई कह दे आई गॉन तो काट दो आप उसको। किसे? जिसने कहा उसे नहीं, उस सेंटेंस को। क्यों? क्योंकि B3 और B4 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकते। क्लियर हुआ ना इतना? तो जब B3 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती है तो बोलो ये हम यहां लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? दिख नहीं रहा? इधर से देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 और सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। बस लो, बन गया पैसिव का स्ट्रक्चर। पर आप ये सोच रहे होंगे कि पैसिव में तो बाई लगाया जाता है तब पैसिव बनता है। ये सब बहुत पहले की कहानी है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि बाई लगाओगे तभी पैसिव बनेगा। समझ में आया? अब जैसे इसका उदाहरण ये देखो, ये है ना, इसको करो। तो फर्स्ट वाला जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो राम ईट्स अ मैंगो। सेकंड वाला करो आम, तो सब्जेक्ट क्या बन गया? द मैंगो। अब मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्योंकि B3 आता है पैसिव में और बिना हेल्पिंग वर्ब के B3 नहीं रह सकता है। तो इसलिए द मैंगो इज ईटन। सिंपल, बन गया। देखो इधर बन गया। अब इससे आपकी बहुत सारी टेंशन्स फिनिश हो जानी चाहिए। जैसे आपसे किसी ने कहा घर बन रहा है, बताओ एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। क्यों भाई? घर कोई डूअर है, लिविंग है क्या? कैसा है? नॉन डूअर। तो कैसा सेंटेंस है ये? पैसिव। मैंने कहा सब्जी बेच रही है, एक्टिव या पैसिव? पैसिव। गुड। मैंने कहा मैं थक गया हूं, सोच के बताओ, मैं थक गया हूं, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। रॉन्ग। एक बात बताओ, मैं यहां लिखता हूं मैं थक गया हूं। अब अगर इसको आप लोग एक्टिव मानते हो तो इसकी जो इंग्लिश है क्या बनेगी? बोलो बोलो। आई, ठीक, एम, वेरी गुड, उसके बाद टायर्ड, यही बनेगी ना? ठीक है, ठीक बनाई। अब मुद्दा यहां ये उठ गया, एम के साथ B3 कहां से आता है भाई? एम का रूल पता है? एम के बाद या तो कोई नाउन या एडजेक्टिव आएगा या फिर एम के बाद B4 आएगा। इसके अलावा एम के बाद कुछ भी नहीं आएगा। तीसरी कंडीशन एक है, वो उच्च लेवल की है, जहां वाला वाली से रिलेटेड होता है, तो वो छोड़ो अभी।
यहाँ देखो, यहाँ थर्ड फॉर्म आ गया। तो आप लोग अनजाने में ही सही, पर इसको बना तो पैसिव में ही रहे हैं। कैसे सर? ये देखो क्या कहा था, पैसिव में हमेशा V3 आता है। तो ये पैसिव बन गया कि नहीं बन गया? आप कहोगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ। मैंने पूछा कि मैं थक गया हूँ। एक बात बताओ, कोई काम जब हम करते हैं तो थकने के लिए करते हैं? तुम खुद थके हो क्या? अरे कोई और थकाया है। थकाती है कोई न्यूज़, कोई समाचार, कोई घटना। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, मान लिया आप मैदान में जाते हैं, बहुत चौके और छक्के लगा रहे हैं, आप 50 रन बना के आ रहे हैं, तो बॉडी में जो फुर्ती है ना, वो एकदम मज़ेदार है, थकान महसूस ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप जाते हैं, पहली बॉल पे ही बोल्ड हो जाते हैं, फील्ड में जितने भी लोग थे सब हंस रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि मेरे शरीर से जान निकल गई। तो किसने थकाया? वो न्यूज़ ने, वो एटमॉस्फेयर ने। तुम खुद नहीं थके। तो इसलिए यह सेंटेंस आपका पैसिव होता है। आज इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।